मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं कंप्यूटर को उद्देश्य के आधार पर किस तरह से वर्गीकृत किया गया है। उद्देश्य के आधार पर हमारे दो पर्पस होते हैं। एक होता है किसी भी काम को करने का एक जनरल पर्पस और एक होता है स्पेशल पर्पस। जो जनरल पर्पस रहता है उसमें सामान्य कार्य आ जाते हैं। जनरल पर्पस कंप्यूटर्स के द्वारा आम जीवन के दैनिक कार्यों के जनरल वर्क्स शामिल होते हैं। जैसे यदि लेटर टाइप करना है, डॉक्यूमेंट बनाना है, डेटाबेस तैयार करना है, किसी दुकान का हिसाब रखना है, अकाउंटिंग है, कोई सॉन्ग सुनना है, या इस तरह की जनरल चीजें जो हमारे दैनिक जीवन में काम आती हैं, उन कार्यों को कंप्लीट करने के लिए हमको जनरल पर्पस कंप्यूटर की जरूरत होती है। इसमें सामान्य सा सीपीयू होता है, उसकी एक निश्चित कैपेसिटी होती है और इसमें कुछ नई चीज अटैच करना संभव नहीं हो पाता है क्योंकि जनरल पर्पस कंप्यूटर रहता है, दाम भी कम रहते हैं और इस तरह से जनरल पर्पस कंप्यूटर रहता है। तो इसे हम इस तरह से देख सकते हैं, ये कंप्यूटर समान क्षमता वाले होते हैं जिनमें कोई डिवाइस नहीं जोड़ी जा सकती, बाहर से कोई एक्स्ट्रा डिवाइसेस नहीं जोड़ी जा सकती क्योंकि ये कंप्यूटर जनरल पर्पस के लिए हैं, तो इनमें कॉम्पेटिबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं होती है। सेकेंड पॉइंट है वर्ड प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए जनरल पर्पस कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं। इसके बाद सेकेंड टाइप आता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस या विशेष उद्देश्य वाले कंप्यूटर, ये विशेष उद्देश्य वाले जो कंप्यूटर्स रहते हैं इनको एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, जिसकी सीपीयू की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है और उसका कॉन्फ़िगरेशन भी इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि इसमें कैलकुलेशंस काफी फास्ट स्पीड से कंपाइल हो पाए। तो इनमें सीपीयू सामान्य कंप्यूटर की अपेक्षा ज्यादा स्पीड से प्रोसेस करते हैं और इनका उपयोग संगीत के क्षेत्र में, मौसम विज्ञान में, युद्ध के क्षेत्र में किया जाता है। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स के लिए बहुत ज्यादा वर्क होता है। यदि हम संगीत की बातें करते हैं तो म्यूजिक में कई सारे इंस्ट्रूमेंट रहते हैं जो आजकल कंप्यूटर से अटैच करके कोरस म्यूजिक प्रोड्यूस किया जा सकता है। कोई ट्यून बज रही है तो उसमें हम मिक्स कर सकते हैं अपनी वॉइस को, ऑडियो वीडियो इस तरह से जनरेट कर सकते हैं। म्यूजिकल वे में हम इसे यूज करते हैं। मौसम विज्ञान का मतलब यह है कि फॉरकास्ट करना है तो उसमें पुराना काफी सारा डेटा पर प्रोसेस करना होता है। ऐसी स्थिति में हमको एक फास्ट कैलकुलेटिंग स्पीड वाले कंप्यूटर की आवश्यकता होती है जो कि एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। तो ये हमारे दोनों टाइप्स हुए जिसमें हमने ये देखा कि उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर किस तरह से वर्क करते हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर के आकार से संबंधित वर्गीकरण। कंप्यूटर को आकार के बेसिस पे 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ये भाग कुछ इस तरह से हैं। पहला भाग है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। बेसिकली इसके बीच में भी कई सारे भाग हैं, लेकिन हमने सिलेबस में केवल उन्हीं चीजों को कंप्लीटली कवर किया है जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में या रीजनिंग एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं और इनकी खासियतें भी उसी पॉइंट वाइज है जिससे आप ऑब्जेक्टिव नॉलेज गेन कर पाए और थॉरोली पूरा नॉलेज आपको समझ में आ पाए। तो पहले स्टार्ट करते हैं माइक्रो कंप्यूटर से। माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार 1970 के दशक में हो चुका था और इसी से बना माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर इन जनरल लाइफ में बहुत यूजफुल है। इससे जनरल पर्पस वर्क कंप्लीट किए जाते हैं। इसका आकार छोटा होता है और इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं। इनमें क्या खास बातें होती हैं ये हम जानने की कोशिश करते हैं। 1970 में माइक्रो प्रोसेसर के साथ ये कंप्यूटर सस्ते सामान्य कार्य को करने के लिए उपयोग में लाए गए। ये प्राइस में काफी सस्ते थे और जनरल वर्क को कंप्लीट करने के लिए उपयोग में लाए जाते थे। इन्हें पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता था। इन्हें पर्सनल कंप्यूटर इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये केवल एक पर्सन के ही कार्यों को संपादित करने के लिए उपयोग में लाए जाते थे। मतलब कि इन कंप्यूटर्स में केवल एक ही आदमी कार्य कर सकता है और अपने पूरे कार्यों को कंप्लीट कर सकता है। ऑफिस डॉक्यूमेंट तैयार करना, फाइल तैयार करना, वर्ड प्रोसेसिंग तैयार करना, डेटाबेस से रिलेटेड वर्क आदि कार्यों में इनका उपयोग होता था। अब आप समझ गए होंगे कि यदि आपको ऑफिस का कार्य करना है, पर्सनल वर्क करना है, तो इस तरह के कार्यों में भी माइक्रो कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। डेस्कटॉप, लैपटॉप, पॉमटॉप, नोटबुक कंप्यूटर, टैबलेट कंप्यूटर्स इनके एग्जाम्पल हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप आप जानते हैं डेस्क के ऊपर जो रखा रहता है कंप्यूटर उसको डेस्कटॉप कहते हैं। इसमें मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, कीबोर्ड और माउस होता है। ये चारों यूनिट्स अलग अलग एक साथ मिलकर कार्य करती हैं।
ये बड़ा होता है आकार में और इस तरह से इस पर कार्य किया जाता है। इससे मेन पावर से जोड़ा जाता है, जिसमें दो प्लग होते हैं, एक होता है मॉनिटर का प्लग और एक होता है सीपीयू का प्लग। हालांकि आजकल की जनरेशन में तो ये दोनों एक ही कंप्यूटर में ऑटो फिट होके आते हैं, जिसमें सीपीयू भी पीछे लगे रहता है और मॉनिटर सामने लगे रहता है और केवल एक पावर केबल जाता है जो मेन पावर से कनेक्ट करता है। बहरहाल आगे देखते हैं। दूसरा है लैपटॉप। लैपटॉप आप सबने देखा हुआ है और काफी सारे मेरे दोस्तों ने इस पर काम भी किया हुआ है, उनके पास पर्सनल लैपटॉप भी है। तो आप जानते हैं कि लैपटॉप किस तरह से होता है। उसमें कीबोर्ड, माउस, टच पैड की तरह वर्क होता है। कीपैड जो रहता है, कीबोर्ड जो रहता है वो एम्बेडेड रहता है उसी में, और ओपन करते हैं तो स्क्रीन भी उसी में अटैच रहता है। इस तरह से इस पे वर्क किया जाता है। अगला है पॉम टॉप। पॉम टॉप मतलब होता है जो लैपटॉप जैसा ही छोटा वर्जन हो और हमारे हाथ में आ जाए। पॉम मतलब हथेली होती है, पॉम टॉप मतलब जो हथेली में रखने वाला इंस्ट्रूमेंट है। इन्हीं में एक कंप्यूटर का ही एक फॉर्म है मोबाइल, ये भी पॉम टॉप की तरह यूज किया जाता है। और पॉम टॉप स्पेशली लैपटॉप का छोटा फॉर्म हम कह सकते हैं, जिसमें दो स्क्रीन होती है, एक होता है कीबोर्ड और दूसरा होता है मेन स्क्रीन, जिस पर हम इनपुट दिया जाता है जो उसका आउटपुट देख सकते हैं। फिर होता है नोटबुक। नोटबुक जो रहता है वो नोटबुक की तरह रहता है, जिसके दो पार्ट होते हैं और वो भी लैपटॉप का एक छोटा फॉर्म कहें तो गलत नहीं होगा। कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, टैबलेट कंप्यूटर। अब ये टैबलेट कंप्यूटर मोबाइल से थोड़ा सा बड़ा होता है और इस तरह से चौकोर होता है, ये कहलाता है टैबलेट कंप्यूटर। इसमें टच पैड लगे रहता है और सारे कार्य टच की मदद से ही कंप्लीट किए जाते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर में इतनी विशेषताएं हैं। सभी कंप्यूटर में माइक्रो कंप्यूटर का आकार सबसे छोटा होता है, जिसमें लिमिटेड सॉफ्टवेयर कार्य करते हैं। क्योंकि ये पीसी होता है, पर्सनल कंप्यूटर होता है, तो उसमें कुछ चुनिंदा सॉफ्टवेयर पर ही वर्क कर सकते हैं। क्योंकि इसकी मेमोरी भी उसी हिसाब से डिजाइन की जाती है कि एक व्यक्ति पूरा अपना काम कंप्लीट कर ले, इसलिए इसमें कुछ चुनिंदा सॉफ्टवेयर ही कार्य करते हैं। अब देखते हैं हम मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर का आकार जो रहता है वो माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा बड़ा होता है और इसमें कार्य करने वाले लोगों की क्षमता भी पीसी से ज्यादा होती है। मिनी कंप्यूटर में 4 व्यक्ति से लेकर 100 व्यक्तियों तक एक साथ एक कंप्यूटर पर कार्य किया जा सकता है। इस कंप्यूटर में 4 से 100 एक साथ कार्य कर सकते हैं, ये व्यक्ति हैं। इसका साइज माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। यह पोर्टेबल होता है, इसे भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। यह मेन फ्रेम कंप्यूटर से सस्ता होता है। हालांकि ये माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा महंगा होता है, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से सस्ता होता है। यह मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में प्रोसेस कंट्रोल का कार्य करती है। मान लीजिए हमारी कोई ऐसी यूनिट है जिसमें फैन बनते हैं और इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो रहती है उसमें कंप्यूटर को भी अटैच कर दिया जाता है, जिससे निकलने वाले प्रोडक्ट यानी कि फैन किस तरह का कार्य कर रहे हैं, उनका फीडबैक, इस सब का एक डेटाबेस बनता है, जिससे कस्टमर किस तरह का फीडबैक दे रहे हैं ये भी हमें पता चलता है और प्रोसेसिंग यूनिट में क्या क्या अटैचमेंट्स है वो भी हमें पता चलता है। अब मिनी कंप्यूटर्स का कार्य क्या होता है? मिनी कंप्यूटर का कार्य ये होता है कि यदि फीडबैक गलत आ रहा है तो हायर अथॉरिटी तक उन फीडबैक्स को पहुंचाना और अल्टीमेटली उस प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट लाना, सुधार करना। इसके साथ साथ हॉस्पिटल, होटल्स आदि में भी इसका यूज किया जाता है। जहां पर बड़ी बड़ी होटल्स रहती हैं वहां कस्टमर का डेटाबेस रखना बहुत जरूरी होता है, जिससे उनकी चॉइस और उनका फीडबैक भी प्राप्त किया जा सके और अल्टीमेटली प्रोडक्ट को बेहतर बनाया जा सके। इन सारी जगहों पर मिनी कंप्यूटर का खासा रोल रहता है। कम्युनिकेटिंग पोर्टल के रूप में कार्य कर सकता है। कम्युनिकेशन पोर्टल का मतलब यह होता है कि आपने एक वेबसाइट बना ली है और उस वेबसाइट के यूजर हजारों लोग हैं जो ऑनलाइन एप्लीकेशन को फीड करते हैं और इन सब का डेटा भी आपको रखना है। तो ऐसी स्थिति में मिनी कंप्यूटर बहुत काम आता है। अब देखते हैं हम मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर में मिनी कंप्यूटर के कंपैरेटिवली साइज बड़ा होता है और ये महंगा भी होता है। इसमें हजारों यूजर्स एक साथ कार्य कर सकते हैं। इसमें बहुत बड़ा डेटा को प्रोसेस करने की क्षमता होती है। हम बात कर रहे हैं एक बैंक की। उस बैंक में हजारों लाखों कस्टमर्स होते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं। अब इसके कस्टमर्स तो हजारों लाखों हैं, करोड़ों भी कहेंगे तो गलत नहीं होगा। और ये सारे व्यक्ति अल्टीमेटली जिस कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं वो कंप्यूटर होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, जिसमें उनका डेटा भी सुरक्षित रहता है, प्रोसेसिंग भी फास्ट होती है,
सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, ये दो तरह के डेटाबेस होते हैं जो आने वाली क्लासेस में आपको पढ़ाया जाएगा। ये दोनों डेटाबेस को सपोर्ट करता है और मेन फ्रेम कंप्यूटर जो रहता है इसकी प्रोसेसिंग स्पीड भी काफी फास्ट रहती है, जिससे ये हजारों लाखों ट्रांजैक्शंस सेकंड्स में कंपाइल कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है, उनकी रिपोर्ट जनरेट कर सकता है और डेटाबेस को मेंटेन करके रखता है। यह सिस्टम में हो रही मिस्टेक्स, गलती, त्रुटि को बिना परफॉर्मेंस चेंज किए अपडेट कर देता है। मान लीजिए आपके कंप्यूटर में कोई बग है तो उस बग को ये सॉर्ट आउट कर पाएगा जिस तरह से इसका एल्गोरिथम रखा गया है, और अल्टीमेट आंसर या परफॉर्मेंस पे इसका कोई भी बुरा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब आपको समझ में भी नहीं आएगा और वो एरर जो है, वो बग जो है वो ठीक हो चुकेगी। इन मेन फ्रेम कंप्यूटर को बड़े बड़े हेल्थ केयर यूनिट्स के लिए काम में लाया जाता है, जिसमें लाखों करोड़ों डेटा को सुरक्षित रखना, उसे प्रोसेसिंग करना, उस पर फीडबैक लेना और उन पेशेंट्स के द्वारा दी गई उन पेशेंट्स को दी गई सुविधाओं के बारे में पूरा डेटाबेस मेंटेन करने से रिलेटेड कार्य होते हैं। फील्ड ऑफ डिफेंस, डिफेंस में ऐसे कई सारे मैसेजेस लगातार भेजने पड़ते हैं जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट में काफी सिक्योरिटी मांगते हैं, तो इनके द्वारा जो डेटा जाता है वो काफी सिक्योर होता है, साइमल्टेनियसली डेटा पास किया जाता है और ये सारी जो कंप्लीट किए जाते हैं वर्क ये मेन फ्रेम कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। फील्ड ऑफ एजुकेशन की बातें करते हैं तो ऐसी कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें डेटाबेस को स्पेशली बहुत जरूरत होती है कि सिक्योर रखा जाए और हर एक स्टूडेंट का ख्याल रखा जाए, उनका डेटाबेस मेंटेन किया जाए, जिससे यदि वो 10th 12th का स्टूडेंट है जो लाखों और करोड़ों की संख्या में है अपने देश में, तो उन सब का डेटाबेस मेंटेन करने पर ही आगे आने वाले समय में वो कौन सा कोर्स कर रहे हैं और उससे रिलेटेड डेटा और उससे रिलेटेड प्लानिंग पर विचार किया जा सके। तो ये सारा डेटा आप समझ सकते हैं कि कितने बृहद रूप में कार्य आता है और ये सब डेटा मेंटेन करने का श्रेय जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर को। अब बात करते हैं सबसे बड़े कंप्यूटर की, जिसे कहा जाता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे महंगा है, सबसे बड़ा है आकार में, इसकी स्टोरेज क्षमता सबसे ज्यादा है और ये सबसे फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए प्रसिद्ध है। तो सुपर कंप्यूटर जो रहता है वो ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को सेकंड्स में एग्जीक्यूट करने की ताकत रखता है। इसके बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप समझ गए होंगे कि सुपर कंप्यूटर जो रहता है वो वाकई में सुपर रहता है। और इसे जैसे फ्लाइट डिजाइनिंग है, कुछ मेडिसिन के फॉर्मेट है, मेडिसिन के क्षेत्र हैं, ऐसी जगहों पर यूज किया जाता है जहां पे एक्यूरेसी का बहुत बड़ा रोल होता है। इससे एनिमेशन के क्षेत्र में भी बहुत अच्छे से यूज किया जाता है, जहां पर ये एनिमेशन के वर्क को बहुत एक्यूरेटली परफॉर्म करता है और बहुत बेस्ट आउटपुट, एक्यूरेट आउटपुट हमें प्रोवाइड करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि कंप्यूटर का वर्गीकरण कितना आसान था। इस क्लास में मेरे ख्याल से आपको ये पूरी क्लास पूरे तरीके से समझ में आ गई होगी और ऐसा मेरा विचार है कि आपको ऐसा कोई भी डाउट नहीं होगा। ये काफी आसान है और ये काफी इंटरेस्टिंग भी रही होगी क्लास। यदि आपके कोई कमेंट्स हैं या आपके कोई डाउट हैं तो प्लीज लिख के भेजिएगा कमेंट्स। और बहुत बहुत शुक्रिया जो आप सब लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।